देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम, हो गया। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे थे, इसमें हम लोग का ये कुछ होमवर्क था। इलास्ट्रेशन 5-10, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1-3। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 10 पहले कर लेते हैं, क्योंकि इलास्ट्रेशन 10 वाला जो क्वेश्चन है वो इलास्ट्रेशन 9 के तरह ही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इलास्ट्रेशन 9, मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था वही वाला। above and further assuming that the preference shareholder holding 2000 shares failed to make the payment for the final call made under section 55, you are asked to pass necessary journal entries। तो illustration 9 जो था वही वाला illustration 10 भी है क्वेश्चन, लेकिन फाइनल कॉल का जो मतलब कॉल किया गया था, फाइनल कॉल मनी जो कॉल किया गया था, ये वाला एक बार इलास्ट्रेशन 9 देखने से याद आएगा। यहाँ पर फुल्ली पेडअप नहीं था, ठीक है, पार्टली पेडअप था, तो इसे फुल्ली पेडअप किया गया था कॉल करने के बाद। गुड मॉर्निंग सुरेश। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो 70 पेडअप था, तो और 30 पेडअप होने का बात था। ठीक है, अब 30 पेडअप हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में 30 पेडअप करके ही किया था, क्योंकि जब तक फुल्ली पेडअप नहीं होता है तब तक हम लोग रिडेम्पशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 2000 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ये पेमेंट नहीं किया। ठीक है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो हम लोगों का एंट्री क्या होगा, उसके हिसाब से बैलेंस शीट भी बोला है, क्या देख लेते हैं। एंड सो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। हाँ, तो इसके बाद बैलेंस शीट क्या होगा, 31st March with the corresponding figure as on 31st December 2001, assuming that the shares in default are forfeited after giving proper notice। उसके बाद बोल रहा है कि फॉरफिट भी क्या किया गया है शेयर्स को नोटिस देने के बाद। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 10 हम लोग करेंगे, लेकिन 9 क्वेश्चन को ही रख रहे हैं, क्योंकि यही पूरा इंफॉर्मेशन लेना है और वहां से 2 पॉइंट हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हम लोग का फाइनल कॉल का पूरा पैसा नहीं मिला, इस बात का एंट्री होना चाहिए। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन एक बार 10 से। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 10 कर रहे हैं। अच्छा देखो, फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके पहले हम लोग को ड्यू करना पड़ेगा। पहले तो ड्यू किया जाता है कि हमें 30 रुपीज करके मिल जाए। अब जब रिसीव करेंगे तब पता चलेगा कि पैसा मिला या फिर पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो पहले ड्यू एंट्री होता है, क्योंकि एप्लीकेशन के अलावा बाकी सारे कॉल का पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, और रिसीव करते वक्त पता चलता है कि पैसा मिला कि नहीं मिला। क्योंकि एप्लीकेशन का एक टाइम होता है, जैसे इतने दिन के अंदर एप्लीकेशन भर दो तो पैसा देना पड़ता है, सेम अलॉटमेंट के लिए भी होता है। लेकिन कंपनी वहां पर भी क्या करती है, पहले अलॉटमेंट के लिए बता देती है कि इतने तारीख से इतने तारीख के अंदर पैसा देना है। तो वो पहले ड्यू कर देती कि मुझे इतने शेयर होल्डर से पैसा मिलने वाला है, फिर चेक करती है कि कितना ने दिया। ठीक है, अगर नहीं दिया तो कॉल से नहीं दिया, अगर फुल्ली पेड है तो वैसा एंट्री हो जाएगा। तो पहले ड्यू करेंगे। 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स था, यही हम लोगों का रिडम्पशन होने वाला था। ठीक है, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स, तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो रेट क्या है 8%, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल क्यों लिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल लिखना चाहिए मुझे। ये देखो जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन किया था ना, वैसे ही होगा। ये देखो ड्यू एंट्री यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही वाला होगा। लेकिन जब रिसीव करेंगे तब एंट्री अलग होगा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना पैसा मिलना चाहिए, 50,000 इंटू 30, क्योंकि 70 पेड अप है तो 30 बाकी है। 50,000 इंटू 30, तो ये हो गया 15 लाख। टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15 लाख। ठीक है,
अच्छा, नैरेशन हम और नहीं लिख पा रहे, नैरेशन तुम लोग खुद लिख लो। अच्छा, इसके बाद जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम लोग को पता है कि कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया है फाइनल कॉल का, ठीक है, यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन 10th वाले क्वेश्चन में मिलेगा। 2000 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट नहीं करने पे एंट्री क्या होता है, कॉल्स इन एरियर का होता है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर बोला जाता है इसे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। टू हो जाएगा, ये वाला रिवर्स करेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, 50,000 इंटू 30, इतना पैसा मिलना चाहिए था, ठीक है। अब कितना पैसा नहीं मिलेगा, जितने लोगों ने नहीं दिया, 2000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला 30 रुपीज करके, यानी 60,000 नहीं मिला। तो एक्चुअली रिसीव कितना हुआ है फिर, अगर हम लोग देखें यहाँ पर 48,000 शेयर्स पे 30 रुपीज करके रिसीव हुआ है, 48 इंटू 30 देख लेते कितना होगा, 144, मतलब 14,40,000, ठीक है, ये पैसा रिसीव होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फॉरफिट कर देंगे जो शेयर्स, देखो फॉरफिट कर देना पड़ता है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, क्योंकि इसके बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर बता भी दिया था, ये यहाँ पर बताया था कि एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एज्यूमिंग दैट द शेयर्स इन डिफॉल्ट, मतलब जिन्होंने नहीं दिया, आर फॉरफिटेड आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, ठीक है। प्रॉपर नोटिस दिया गया था कि आप अगर पेमेंट नहीं करोगे टाइम पे तो आपका फॉरफिट कर दिया जाएगा, बोल रहे प्रॉपर नोटिस वगैरह जो भी देना था, मतलब फॉर्मेलिटीज करने के बाद ही फॉरफिट हुआ है। अब फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, फॉरफीचर का एंट्री में हमें 3 चीज याद रखना चाहिए कि जिसका शेयर फॉरफिट हो रहा है, मतलब जितना भी शेयर फॉरफिट हो रहा है उससे कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला है, कितना नहीं मिला है। तो अगर ये 2000 वाले शेयर्स का देखें, इनसे एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था बोल सकते हो, 2000 जो शेयर्स है इस पे मुझे बताओ कि कितना मिलना चाहिए था टोटल, और कितना मिला है कितना नहीं मिला है। ये जो शेयर्स फॉरफिट हुआ है 50,000 में से 2000 शेयर्स फॉरफिट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पे नहीं किया। तो कितना पे नहीं किया, कितना अनपेड है, कितना पेड है, ये बताओ। 70 पेड है, 30 अनपेड है, हाँ, और तो इसका मतलब अगर मतलब 100 टोटल, है टोटल। हाँ टोटल रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल 100 होना चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग को एंट्री ये तीनों चीज के ऊपर करना होता है, ठीक है। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था, कितना पैसा मिला है, और कितना पैसा नहीं मिला है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग एंट्री करेंगे। और यहाँ पर जो पैसा मिल जाता है ना कंपनी को, फॉरफिट करने का मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि कंपनी ने जो पैसा ले रखा है, जैसे कि 70 करके तो ले ही रखा है, 30 करके नहीं मिला तो ये रिटर्न कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ये पैसा कभी रिटर्न नहीं करती जो रिसिप्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, ये कहां पर देना पड़ेगा, ये फॉरफीचर अकाउंट में देना पड़ता है, ठीक है, ये फॉरफीचर अकाउंट में देना पड़ता है। और जो अनपेड है वो ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं कॉल्सिन एरियर पे डेबिट करके, जब इसको कैंसिल करेंगे। अब देखो इनको शेयर कैपिटल में हम लोगों ने बुक किया होगा, देखो जब हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एंट्री पास किया था, मतलब एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, क्योंकि ये तो फाइनल कॉल में पेमेंट नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन में भी ये 50,000 का ही एंट्री किया होगा, अलॉटमेंट में भी 50,000 का एंट्री किया होगा। फाइनल कॉल में ड्यू इतने का किया, लेकिन रिसीव में नहीं कर पा रहे क्योंकि पेमेंट नहीं मिल रहा है। अब हमें इतने का कैपिटल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इतना कैपिटल हटा देंगे, क्योंकि जो कॉल्सिन एरियर हो जाता है वो कभी भी हमारे टोटल कैपिटल में नहीं दिखता है, वो डिडक्ट होके ही दिखता है, ठीक है। तो हम लोग इस हिसाब से लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो पैसा रिसीवेबल था, मतलब कैपिटल को कैंसिल करेंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर 8% बोल के लिख सकते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। पूरा कैपिटल को हमें कैंसिल कर देना है, क्योंकि कॉल्सिन एरियर हो जाने पे
पूरा कैपिटल को हटा दिया जाता है और ये माना जाता है कि जो पैसा रिसिप्ट है ना, मतलब पर शेयर पे जो 70 रिसिप्ट है वो कैपिटल नहीं माना जाता है, उसे माना जाता है फॉरफीचर। फॉरफीचर पे मतलब उसे हम लोग बोल सकते हैं कंपनी का एक गेन, बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये कोई गेन नहीं है, क्योंकि कंपनी को 100 मिलना चाहिए था, 70 मिला है, 30 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर एक्चुअली इसे क्रेडिट कर दिया जाता है बेसिकली, कि ठीक है कंपनी का वन टाइप ऑफ यहाँ पर क्रेडिट हुआ है ये पैसा। अब कॉन्सिलियर कंपनी ने बुक किया था कि मेरा लॉस हुआ है कितने का, ये मैंने शायद 6 लाख लिख डाला है, 60,000 का। ये वाला हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, मतलब इसे कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये क्लोज हो रहा है। कॉल्सिन एरियर अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 60,000, ठीक है, और 2 हो जाएगा शेयर फॉरफीचर, जो पैसा कंपनी और वापस नहीं करेगी, 2000 इंटू 70, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। तो ये इस तरह से एंट्री होगा। अब देखो इसका नेट अगर देखोगे तो इतना पैसा मिला, कॉल्सिनेरियर डेबिट और कॉल्सिनेरियर क्रेडिट ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब 2 लाख यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग बुक कर रहे थे ना 15 लाख, उसमें से हमारा 2 लाख जो है यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और ये 13 लाख आएगा, और ये फॉरफीचर बोल के दिखेगा, ठीक है। ये कभी भी कैपिटल में नहीं आएगा, जो पैसा रिसीव हो रखा है वो कभी कैपिटल में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया शेयर फॉरफीचर का एंट्री। अब इसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन तो हम एक बार भूल गए, देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि कुछ इक्विटी शेयर्स पे इशू किया गया था, यहाँ पर बोला था, देख लेते हैं एक बार। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इश्यूज द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल 5% प्रीमियम, कंपनी मेक्स ए राइट इशू ऑफ 50,000। अच्छा, कंपनी राइट इशू कर रही है 50,000, 110 पर शेयर, 20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पे 20 रुपीज मिलेगा राइट शेयर्स का, तो इसका एंट्री करेंगे। बाकी एंट्री हमारे क्वेश्चन में जैसा हुआ था लास्ट क्लास में वैसे ही होना चाहिए। तो ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा डायरेक्ट रिसीव्ड होता है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का 50,000 शेयर्स इशू हो रहा है 20 रुपीज करके, 10 लाख। अच्छा, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए, 5th नंबर। इक्विटी, টার্গেট একটু দেখাবে हाँ, হয়ে গেছে না अच्छा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 10 लाख, मतलब यही वाला एंट्री इसका ट्रांसफर एंट्री हो रहा है, ठीक है। इसलिए 10 लाख जैसे वहां पर आया था उसी तरह से यहाँ पर भी कैलकुलेट होकर 10 लाख ही आएगा। अब अलॉटमेंट होगा, क्योंकि हमें एप्लीकेशन अलग दे दिया था, अलॉटमेंट बोला है, देखो 35 इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, प्रीमियम 10 रुपीज होगा क्योंकि 100 का शेयर 110, तो प्रीमियम 10 और अलॉटमेंट में 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब लास्ट क्लास के तरह ही चल रहा है, अभी सेम एंट्री चलेगा हमारा। तो अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, ये देखो एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ट्रांसफर हुआ, अलॉटमेंट ड्यू किया जाता है उसके बाद ही रिसीव किया जाता है, और रिसीव में ही हम लोग ट्रांसफर दिखा देते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 शेयर्स 10 रुपया करके, ठीक है। अच्छा, कैपिटल में जाएगा यहाँ पर 25, क्योंकि देखो 35 का यहाँ पर अलॉटमेंट था, तो 10 प्रीमियम तो 25 हो जाएगा कैपिटल, ठीक है, 25 कैपिटल, और यहाँ पर पूरा 35 का एंट्री आएगा, तो 35 इंटू 5, तो ये हो गया 175, मतलब 17,50,000। अच्छा, ये हो गया 25 इंटू 5, मतलब 12,50,000, और ये हो जाएगा 5 लाख।
हाँ 5 लाख हो गया, ये हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। अब अलॉटमेंट का हम लोग रिसीव एंट्री करेंगे, ये ड्यू एंट्री हो गया। सभी ने पैसा दिया है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं था। देखो ये क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे क्योंकि लास्ट दिन वाला सेम ही क्वेश्चन था। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर बोला था कि अलॉटमेंट का पैसा 1 जन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा मिल रहा है तो एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 17,50,000। ठीक है, यही वाला पूरा पैसा मिल गया। तो 50,000 पे 35। देखो जब पैसा रिसीव होता है तब हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन प्रीमियम का पैसा दे रहा है कौन कैपिटल। एक्चुअली टोटल में हमें 35 मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो ठीक है, बाद में कंपनी उसे अपने हिसाब से अपने अपने जगह पे ट्रांसफर करती है कि कैपिटल में कितना देना है और सिक्योरिटीज प्रीमियम में। लेकिन जब रिसीव होता है तो ओवरऑल होता है, मतलब टोटल में होता है। ठीक है, क्योंकि पैसा देने वाला कभी ऐसा नहीं बोलेगा ये लो 25 कैपिटल का, ये 10, उसे 35 देना है वो 35 देगा। अब हमें क्या बाइफरकेट करना है वो हमारा मैटर है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर बोला था बैलेंस जो है ना वो 1 जनवरी 2003 को मिलेगा, ऐसा बोला था। इसीलिए हम लोगों ने वहां पर भी, मतलब क्वेश्चन 9 जब हम लोग कर रहे थे तब भी हम लोगों ने फाइनल कॉल का एंट्री नहीं किया, अभी भी नहीं करेंगे। गुड आफ्टरनून प्रियांशी। गुड आफ्टरनून मैम। तो ये जो प्रीमियम का, सॉरी, ये जो देखो यहाँ पर 110 जो है, 110 हमें कैसे मिल रहा है, एप्लीकेशन में देना है, मतलब रिसीव होगा 20, अलॉटमेंट में रिसीव होगा 35। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 110 रिसीव होना चाहिए। तो बाकी कितना बचता है माइनस करके देख सकते हो, -55। तो 55 ही मिलना चाहिए, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर मिलेगा क्योंकि 1 जनवरी 2003 ये नेक्स्ट ईयर होगा क्योंकि हम लोग 2002 तक का कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं मांगा जा रहा है, तो कंपनी सोच रही है बाद में मांगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट तक का एंट्री कर पाएंगे। तो अलॉटमेंट तक का एंट्री कर दिया। अब हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने से सीआरआर क्रिएट होता है। तो सीआरआर का एंट्री करेंगे। तो सीआरआर कितना बनता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। जितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा उसके नॉमिनल वैल्यू पे हमें जो है सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कितना रिडीम होगा उसका पहले एंट्री कर लेते हैं। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अच्छा, प्रीमियम पे भी बोला था शायद यहाँ पर, प्रीमियम बोला था ना 5%। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, म्यूट कर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर हम लोग कितने से एंट्री करेंगे, मतलब कितना रिडीम हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर हम लोग। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन 9 से लेना है, तभी हम 9 से ले रहे हैं। यहाँ पर बोला था हम लोगों ने फॉरफिट कर दिया है 2000 शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो मुझे ये बताओ कि जब हम लोग रिडेम्पशन करेंगे तो कितने सारे शेयर होल्डर को रिडीम कर पाएंगे, मतलब करना है हमें, बोलो। लास्ट दिन वाला क्वेश्चन और इसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग, हाँ 48,000 को रिडीम करेंगे। अगर इसमें तुम लोग 50,000 लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। 48,000 को रिडीम करेंगे, कितना करके होगा, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 करके होगा। और 48,000 पे प्रीमियम भरना है, प्रीमियम कितना देना था, यहाँ पर 5% बोला था। देखो कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ये रहा, 5% प्रीमियम देना है। अच्छा, और यहाँ पर देखो कितना होगा फिर, 48,000 इंटू 100, 48 लाख। ठीक है, 48 लाख पे हमें 5% दिखाना है, मतलब ये 5% लिख सकते हो बट यहाँ पर फिर 100 देना पड़ेगा। तो 48 लाख पे 5% प्रीमियम यानी 2,40,000। ठीक है, अच्छा, और होल्डर का टोटल फिर कितना हो जाएगा, 50,40,000। हम लोग को इतना जो है पेमेंट करना पड़ेगा, 50,40,000। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले
जो है सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा और प्रीमियम को भी हमें जो है राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम का ही कर देते हैं। प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जनरल रिजर्व या पीएल देखते हैं क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो यूज नहीं होगा, जनरल रिजर्व होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन मैंने एक रूल्स भी बता दिया था तुम लोगों को, ठीक है, कि हम लोग को जनरल रिजर्व ही यूज करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन में मैंने रूल्स बताया था, ठीक है, कि किनको क्या ट्रीटमेंट करना है। सेक्शन 55 कंपनी होने से हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, सॉरी सेक्शन 55 बोल रहे, सेक्शन 133 के हिसाब से, ठीक है। प्रीमियम जब भी होगा हम लोग जनरल रिजर्व से लेंगे, ये असम्पशन के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है, जिनका सीए के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। बाकी अगर क्वेश्चन में बोलेगा सेक्शन 133 तभी फॉलो करना है, अदरवाइज तुम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक बार असम्पशन करते हैं कि सेक्शन 133 कंपनी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लेंगे, ठीक है। इन दैट केस हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर जनरल रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ये वाला लेना पड़ेगा हमें। अच्छा, प्रीमियम है 2,40,000 का, तो 2,40,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और सीआरआर बना लेंगे। उसके बाद पेमेंट, सीआरआर बनेगा, 2 सीआरआर हो जाएगा। अच्छा, सीआरआर के लिए भी फ्री रिजर्व का यूज होता है, तो सीआरआर के लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, जनरल रिजर्व यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में कितना है, यहाँ पर 50 लाख है और उसमें से हम लोगों ने 2,40,000 यूज कर लिया। तो 50 लाख में से अगर 2,40,000 यूज कर लिया तो बचता है 7,60,000। लेकिन हमें चाहिए कितना, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, तो हम लोग का 48 लाख है। लेकिन हम लोगों ने कुछ इक्विटी शेयर भी इशू किया है, ठीक है, 48 लाख है, लेकिन हम लोगों ने कुछ इक्विटी शेयर्स भी इशू किया है। इक्विटी शेयर्स कितने का है, 10 लाख का है, ठीक है, 10 लाख का इक्विटी शेयर है। और इसके अलावा हम लोग का यहाँ पर, अच्छा 10 लाख का नहीं है, 10 लाख तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाला हो गया, बाकी भी लेना पड़ेगा। मतलब लास्ट दिन के तरह ही देखो, यहाँ पर 10 लाख भी लेना पड़ेगा और बाकी अमाउंट भी तो लेना पड़ेगा ना। इक्विटी शेयर से कितना हमें रिसीव हो रहा है, यहाँ पर हम वर्किंग करके दिखा देते हैं। सीआरआर में कितना ट्रांसफर होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इक्वल टू सीआरआर, सीआरआर में जितना जाना चाहिए। तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू हम लोग का हो रहा है 48 लाख, 48 लाख, ठीक है। तो इतना हमारा सीआरआर में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो चीज हो रहा है, यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन दो चीज का हो रहा है, एक सीआरआर भी मतलब फ्री रिजर्व को भी यूज कर रहे हैं और फ्रेश इशू भी हुआ है, ठीक है, फ्रेश इशू भी हुआ है। तो हम लोग को कैसे देखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू इतना है, फ्रेश इशू हम लोगों ने करके कितना पैसा जो है इकट्ठा हुआ है, ये देखो। एक तो हम लोग का 12,50,000, हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू लेना है। यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, एक्चुअली प्रोसीड्स, ठीक है, फ्रेश इशू। यहाँ पर देखो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू वो कितना है, हम लोग को देखना पड़ेगा इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर 20 रुपीज होगा क्योंकि हम लोग का इशू प्राइस तो 110 है, तो 100 पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब हम लोग प्रीमियम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 10 लाख और यहाँ पर देखो 12,50,000, ठीक है। तो 10 लाख और 12,50,000, 10 लाख और 12,50,000, तो सीआरआर में कितना जाएगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 48 लाख ये हो गया सीआरआर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 32,50,000, 48 लाख माइनस कर देंगे, 48 लाख माइनस 32,50,000, तो ये वैल्यू हो रहा है 15 लाख 48, ये 2 होगा 22,50,000, हाँ, तो 25,50,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सीआरआर में ट्रांसफर अमाउंट। तो 25,50,000 का सीआरआर बनेगा जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,50,000, 25,50,000। अच्छा, और एक पेमेंट का एंट्री होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट ये पूरा होगा।
हम पेमेंट का एंट्री यहाँ पर वर्किंग नोट बना लिया मैंने, ठीक है। हम यहाँ पर कर देते हैं 11th नंबर एंट्री, ठीक है। छोटा सा ही होगा यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, होल्डर को ड्यू किया जाता है और कितना पे करना पड़ेगा, 50,40,000 ये पेमेंट वाला एंट्री हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, तो यहाँ पर लिखते हैं। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए। कौन सा, ये वाला पेज? तो नो मैम पीछे। यस वो होगा। अच्छा देखो, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कैसे बनेगा। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वैसे ही होता है, बट इसमें सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तभी एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। और यहाँ पर भी हम लोग 2 साल का कर देंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह से बोला था, मुझे लगता है इसमें भी इसी तरह से बोला। देखो यहाँ पर बोला था ना 31 दिसंबर का भी दिखाओ, 31 मार्च का भी दिखाओ, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बना लेते। ये देखो 31 दिसंबर 31 मार्च दोनों ही हमें यहाँ पर भी प्रिपेयर करने बोला इलास्ट्रेशन 10 में। बस एक ही पॉइंट अलग दिया था कि अगर 2000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो क्या ट्रीटमेंट होगा, बाकी सेम था। नोट्स नंबर ये हो जा रहा है 31 मार्च 2002, ये कॉलम बना लेते 31 दिसंबर 2002 पर्टिकुलर्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पॉइंट 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड ये सब फिक्स्ड होता है। शेयर कैपिटल ये लिख पाएंगे, हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन है। और दूसरा रिजर्व सरप्लस का इंफॉर्मेशन है, रिजर्व एंड सरप्लस। एसेट्स में करेंट एसेट, इंफॉर्मेशन सिर्फ कैश का मिलेगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट शेयर कैपिटल as at 31st of March 2002 as at 31st of December 2001, ये प्रीवियसली है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है, शायद दिया हुआ नहीं है, देख लेते हैं। नहीं, ऑथराइज्ड कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। ऑथराइज्ड इसमें भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ऑथराइज्ड कुछ बोला नहीं है, तो यही वाला हम लोग ऑथराइज्ड है मान के चल सकते हैं। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो कितना सारा शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर देखो 1 लाख इक्विटी शेयर पहले से ही इशूड था, ठीक है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर ये कब का बना हुआ है, देखो ये 31 दिसंबर वाला ही है। तो इक्विटी शेयर 100 इज फुल्ली पेड, एट द रेट ऑफ 100 यहाँ पर लिख देते हैं फुल्ली पेड, ठीक है। और ये वैल्यू हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 लाख और 2 जीरो, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ इतना वैल्यू आ रहा है। अच्छा, अब इक्विटी शेयर यहाँ पर हम लोग यही वाला वैल्यू एक बार लिखते हैं, लेकिन हम लोग का इस साल और भी इक्विटी शेयर इशू हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। लेकिन कितना कॉल हुआ है अभी तक, 20 + 35, ठीक है 55, लेकिन प्रीमियम को अलग से दिखाया जाता है। देखो ये 20 है और 35 है, टोटल 55 है,
लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है 10, तो कैपिटल में हम लोग प्रीमियम को नहीं दिखाते, उसे अलग से दिखाते, तो 45 ही दिखाएंगे। तभी तो हम लोगों ने 50,000 पे 45 का टोटल करके दिखाया कि कितना रिसीव हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया ना। तो ये कितना दिखाया, ये हम लोग 50,000 शेयर्स पे अगर तुम लोग 45 मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगा कि हम लोगों ने इतना रिसीव किया है। तो ये हो गया हम लोग का 50,100 इज ₹45 पेड अप। अभी तक 45 पेड अप है। 31 दिसंबर में यहाँ पर 31 मार्च में यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये तो हम लोगों ने इस साल जो है इशू किया है, तो यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर नहीं लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये तो था ही नहीं, दिसंबर तक इतना ही था। तो 50,000 इंटू 45 करने से 22,50,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो था वो यहाँ पर था, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ रीडिंग हो जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर था 50,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ₹100 ईच, 70 कॉल्ड अप, ठीक है। पेड अप नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉल्ड अप लिखेंगे इसीलिए क्योंकि इसमें से 2000 का पेड नहीं हुआ है, मतलब 2000 अनपेड है, तो 70 कॉल्ड अप है, ठीक है। तो उसके बाद फॉरफीचर को लेस करके हम लोग बता सकेंगे कि एक्चुअली कितना हो रहा है। तो 70 into 50 ये हो गया 35 लाख। ये कंपनी ने ड्यू करके दिखा रखा था, यहाँ भी देख सकते हो, मतलब इस साल के, मतलब दिसंबर वाले बैलेंस शीट में। उसके बाद यहाँ पर शेयर फॉरफिट हुआ, शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा 1,40,000। कैसे, देखो यहाँ पर देख के लिखना है और कुछ नहीं। फॉरफिट हुआ है, ये देखो 1,40,000, ये वाला हमें लिखना पड़ेगा 1,40,000, जो हम लोग का 9th नंबर क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो चुका है, ठीक है। तो 1,40,000, अब ये टोटल हो जाएगा, देखो कंपनी के पास टोटल कितना 1 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है। उसके अलावा भी कंपनी के पास 22,50,000 का और भी इक्विटी शेयर आ गया। आफ्टर दैट यहाँ पर 1,40,000 को हम लोग ऐड कर देंगे, शेयर फॉरफीचर बोल के ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1,23,90,000 ये हम लोग का कैपिटल में आएगा, लेकिन हम लोग को इसका नाम कैपिटल के हिसाब से नहीं लिखना होता है, शेयर फॉरफीचर के हिसाब से लिखना होता है। और ये हो गया 1,35,00,000। इसको यहाँ पर पुट करेंगे 1,35,00,000 1,23,90। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स 2, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, अब देखो यहाँ पर है सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले से था 5 लाख, मतलब यहाँ पर इस साल का, ठीक है। ये कॉलम के हिसाब से, ये 31 दिसंबर 2001 के हिसाब से यहाँ पर 5 लाख था। और 31 मार्च को कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है, ये हम लोग एंट्री में चेक करेंगे, कहीं पर भी हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है तो ये लिख देंगे, हाँ 5 लाख। ये देखो यहाँ पर 5 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था हम लोग का, तो 31 दिसंबर तक 5 लाख था, और फिर 31 मार्च में 5 लाख हुआ, और ये 5 लाख भी था क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ये एज इट इज था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 लाख ओपनिंग, मतलब यहाँ से ट्रांसफर हुआ, प्लस 5 लाख इस साल जनरेट हुआ, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। ये 10 लाख हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, इसके बाद हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व लिखेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो सीआरआर पहले से कितना था 20 लाख,
इसमें से कुछ यूटिलाइज नहीं हुआ है बल्कि ऐड हुआ है। देखो नया सीआरआर क्रिएट हुआ है 25 लाख 50, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 20 लाख और 25 लाख 50। यहाँ पर लिखते हैं 25 लाख 50 इस बार जनरेट हुआ है प्लस 20 लाख पहले से ही था, तो ये हो गया 45 लाख 50 ये वैल्यू। अच्छा सीआरआर के बाद जनरल रिजर्व। अच्छा जनरल रिजर्व पहले कितना था, यहाँ पर 50 लाख था, 31 दिसंबर तक 50 लाख था। अच्छा यहाँ पर 50 लाख जो है उसमें से यूटिलाइज हुआ है, चेक करते हैं कितना यूटिलाइज हुआ है। ये देखो जनरल रिजर्व 2 लाख 40 और 25 लाख 50, ये लेस हो जाएगा 2 लाख 40 और 25 लाख 50, तो 50 लाख था उसमें से 2 लाख 40 और 25 लाख 40, चेक करते कितना होगा। 50 लाख 2 लाख 40 तो 22 लाख 25 लाख 40 था कि 50 था, 25 लाख 50 था। ये 5 होगा ठीक है, तो 22 लाख 10,000 हो जाएगा, 22 लाख 10,000। अब इसका हम लोग टोटल कर देंगे, इधर 5 लाख 20 और 50 75 लाख, यहाँ पर हो गया 75 लाख और यहाँ पर 10 और 45 मतलब 55 लाख 55 लाख 50,000, तो ये हो जाएगा टोटल करने से 77 लाख 60,000। 77 लाख 60,000 ये लिख लेते हैं, 77 लाख 60,000 और 75 लाख 77 लाख 60,000 और 75 लाख। और नोट्स 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक, क्योंकि कंपनी है तो कैश एट बैंक ही होना चाहिए। अच्छा ये हो गया 31 दिसंबर 2001, 31 ऑफ मार्च 2002, तो पहले से कैश कितना था 15 लाख और यहाँ पर कितना कैश होगा 15 लाख तो पहले से है, इसको ले लेते फिर यहाँ पर एडलेस करेंगे तो हम लोग एंट्री देख के करेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट 14 लाख 40 ऐड होगा, 14 लाख 40 ऐड होगा, 10 लाख ऐड होगा, तो लिख लेते हैं 14 लाख 40 और 10 लाख, पहले ये ऐड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बैंक फिर से 17 लाख 50 ऐड होगा, 17 लाख 50 ऐड होगा, 50 लाख 40 लेस होगा। चेक करते हैं कितना होगा, 15 लाख 14 लाख 40 10 लाख 17 लाख 50 माइनस 50 लाख 40 6 लाख 50,000, 6 लाख 50,000 और ये 15 लाख। अच्छा ये दोनों का टोटल नहीं करना है हम लोग को, क्यों नहीं करना है टोटल, क्योंकि देखो दोनों साइड टैली नहीं हो रहा है, टैली होने से तभी ना टोटल होता है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जैसे कि और भी फिक्स्ड एसेट ये सब जो होता है, तो जब टैली नहीं हो रहा है हम लोग ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पर लाइन टाइम के टैली नहीं करना होता है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हो गया हम लोग का इलस्ट्रेशन 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड showed the following balances on 31st December 2003। 30,000 इक्विटी शेयर, यहाँ पर बैलेंस शीट बना के नहीं दिया, सिर्फ लैंग्वेज में बताया। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid up, 18,000 12% redeemable preference share of 10 each fully paid। अच्छा ये भी fully paid up है,
इक्विटी शेयर भी फुल्ली पेड अप है, मतलब इनके पास दो तरह का शेयर है, इक्विटी और प्रेफरेंस। 4000 10% redeemable preference shares of 10 each, 8 paid up, all shares issued on 1st April। बोल रहा है कि 4000 और 10%, ये देखो ये तो एक 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, और भी एक तरह का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जो कि 4000 है और उसका वैल्यू है 10 करके, लेकिन 8 पेड अप है, और बाकी सारे शेयर्स जो है 1 अप्रैल 2002 को इशू किए गए थे, ये बताया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये पार्टली पेड अप हुआ, इसमें अभी भी 2 रुपए कॉल करना बाकी है। अब क्या बोल रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड, ठीक है, जो रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वो क्या क्या है, पीएल 80,000, जनरल रिजर्व 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 15, कैपिटल रिजर्व 21,000। फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड, रिडेम्पशन के लिए इक्विटी शेयर इशू किया गया है at 10% premium। At the same time, preference shares are redeemed on 1st Jan 2004 at a premium of 2 per share। The whereabouts of the holders of 100 shares of 10 each fully paid are not known। मतलब जब रिडेम्पशन किया गया तो 100 ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने रिडेम्पशन, मतलब जिनको हम लोगों ने रिडेम्पशन नहीं किया, मतलब एक्चुअली वो आए नहीं रिडेम्पशन के लिए, ठीक है, तो इनका कोई इंफॉर्मेशन हमें मिला नहीं, तो 100 शेयर्स को हमें रिडीम नहीं करना पड़ा होगा। ए बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार, फिर बोनस इशू भी हुआ, 2 shares being issued for every 5 held on that date out of capital redemption reserve account। बोल रहा है कि बोनस इशू जो हुआ उसका रेशियो होता है, देखो हम लोग बोनस तो कर चुके हैं, तो बोनस का जो रेशियो है वो कैसे होगा, देखो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी बता देते हैं। यहाँ पर एक रेशियो बता देता है कि बोनस यानी फ्री में मिला हुआ शेयर, तो फ्री में शेयर जो दे रही है कंपनी वो कैसे दे रही है, बोल रही है अगर किसी के पास 5 इक्विटी शेयर है तो उसे फ्री में 2 शेयर मिलेगा, ठीक है, ये होता है बोनस शेयर। अब बोनस शेयर किससे इशू किया जाता है, सीआरआर से, क्योंकि फ्री में होता है तो हम लोग बैंक अकाउंट को तो डेबिट नहीं करेंगे, नॉर्मली शेयर इशू करने से बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, लेकिन जब फ्री में कर रहे हैं पैसा तो मिलेगा नहीं, तो एक्चुअली कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व किया जाता है, रिजर्व को हम लोग कैपिटल बना देते हैं, ठीक है, तो जब फ्री में शेयर इशू करते हैं तो रिजर्व को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर बोनस के लिए कौन सा रिजर्व यूज होता है, सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज होता है, यहाँ पर बोल भी दिया स्पेसिफिकली कि वही यूज करना है, तो सीआरआर हम लोग का यहाँ पर था नहीं, देख सकते हो इसके पहले वाला पॉइंट पीएल था, यहाँ जनरल रिजर्व है, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो सीआरआर जनरेट होगा, उसी सीआरआर को यहाँ पर बोनस इशू करने के लिए यूज करना है। हाउएवर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, लेकिन जो इक्विटी शेयर अभी, मतलब ये 3000 इक्विटी शेयर जो रिडेम्पशन पर्पस के लिए इशू किया गया था उस पे बोनस नहीं दिया जाएगा, मतलब एग्जिस्टिंग जो पहले से है उस पे बोनस दिया जाएगा। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो पहले एंट्री किस चीज का होगा, पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किया है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1 इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, अच्छा डेट हो जाएगा, कब रिडीम होगा, 1 अप्रैल 2002 को इशू हुआ है, रिडेम्पशन कब हो रहा है, 1 जन 2004, ठीक है, 1 जन 2004 को रिडेम्पशन स्टार्ट होगा। 2004 दिया है, 2004 ही दिया है, तो 12%। अच्छा, कौन सा प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकता है, देखो दो तरह का प्रेफरेंस शेयर है, एक है 12% वाला, एक है 10% वाला, लेकिन 10% वाला जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पे अभी तक हमारा कॉल पूरा नहीं हुआ है, और यहाँ पर बोला 8 पेड अप है, और इसके बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया कि हमें इसका मतलब, देखो सिर्फ अगर ये रहता तो हमें इसको फुल्ली कॉल्ड अप करके हम लोग रिडीम कर देते, लेकिन एक फुल्ली कॉल्ड अप वाला
फुल्ली पेड अप, एक्चुअली कॉल्ड अप नहीं, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। कॉल तो कंपनी कर ही सकती है, पेमेंट पूरा होना चाहिए। फुल्ली पेड अप शेयर्स जो है वो 18,000 वाला है। इसका मतलब कंपनी कौन सा वाला रिडीम करेगी? जो फुल्ली पेड अप है। जो पार्टली पेड अप है उस पर रिडीम नहीं करेगी और उस पर कॉल किया जाएगा, ऐसा भी कुछ बताया भी नहीं है। आगे पढ़ के देख सकते हो, इस पे कॉल किया जाएगा ऐसा भी नहीं बताया। तो हम लोग वही वाला शेयर रिडीम करेंगे जो हमारा फुल्ली पेड अप है, यानी 18,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर यहाँ लेकिन कैपिटल लिखना पड़ता है, ठीक है। ड्यू करेंगे तब होल्डर। डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम होगा 2 रुपए करके। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18,000 है, वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000, यहाँ पर भी 18,000 और यहाँ पर भी 18,000। तो यहाँ पर एंट्री कैपिटल का एंट्री किससे होता है? पर वैल्यू से। पर वैल्यू है 10, तो इंटू 10 करेंगे तो ये हो गया 1,80,000। अच्छा, प्रीमियम दिया जाएगा, यहाँ पर बताया था 2 रुपए करके, ये देखो 2 पर शेयर। तो 18,000 इंटू 2 यानी 36,000। तो टोटल 10 और 2 12 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 12, तो 2,16,000। ठीक है, ये ड्यू एंट्री हो गया कि इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है। इक्विटी शेयर इशू किया है, सबसे पहले इक्विटी शेयर इशू हुआ है, तो इसका एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, देखो जो 3,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है 10 ईच वाला है, मतलब कैपिटल 10 रुपीज से एंट्री होगा। अच्छा, प्रीमियम का कितना बोला है? 10%। तो 10 पे 10% प्रीमियम मतलब 1 रुपया। तो 3,000 इंटू 1 रुपीज, तो ये हो गया 3,000, ये हो जाएगा 30,000। और रिसीव कितना होगा? 10 प्लस 1 11 रुपीज रिसीव होगा। 3,000 इंटू 11 मतलब 33,000, ठीक है। इतना पैसा रिसीव हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सीआरआर कितना क्रिएट होगा? सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ये देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना है? 1,80,000। कैसे चेक किया जाता है? ये देखो सीआरआर कितना बनेगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। अब यहाँ पर सीआरआर भी बनाना है, मतलब फ्री रिजर्व को भी यूज करना है। और ये हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। हमें सीआरआर ढूंढना है, कितना होगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, ये हम लोग को पता है 1,80,000। सीआरआर कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू क्या होता है? इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, तो 10 मतलब 30,000 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीआरआर हो जाएगा 1,80,000 माइनस 30 मतलब 1,50,000, ठीक है। यहाँ पर 1,50,000 का सीआरआर बनेगा। ये हम लोग को वर्किंग नोट हो गया, ये पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहीं मतलब पूरे एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने इसको मिडिल पे ही कर दिया। इसके बाद हम लोग का एंट्री कंटिन्यू चलेगा। अब हम लोग सीआरआर बनाएंगे। तो सीआरआर यहाँ पर 2 सीआरआर। सीआरआर कितने का बनेगा वो तो पता चल गया है, 1,50,000 का। सीआरआर बनाने के लिए फ्री रिजर्व यूज होता है। फ्री रिजर्व में हम लोग के पास जनरल रिजर्व पीएल क्या क्या है? पीएल में 80,000 है, जनरल रिजर्व में 1,20,000 है। तो पहले जनरल रिजर्व, सबसे पहले जनरल रिजर्व को ही यूज किया जाता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट यूज कर लेंगे 1,20,000। फिर पीएल से यूज करेंगे। जनरल रिजर्व खत्म हो गया और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। पीएल में 80 है, तो पीएल से कितना यूज कर पाएंगे? 30,000। तब हो जाएगा हम लोग का सीआरआर क्रिएट हो जाएगा। 1,50,000 पे सीआरआर क्रिएट हो गया। अच्छा,
अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को प्रीमियम को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रीमियम रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए पीएल यूज कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया, पीएल में कितना बचा हुआ है, 80 में से 30 चला गया, 50 बचा हुआ है। हम लोग को कितना चाहिए, 36 चाहिए, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 36,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 36,000। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रीमियम का जो है राइट ऑफ हो गया। अब हम लोग को बोनस इशू भी बोला गया था, बोनस इशू कर लेते हैं। यहाँ पर बोला था कि कंपनी ने बोनस इशू किया है इसके बाद, और उसके लिए सीआरआर को यूज किया है। बोनस कितना सारा इशू होगा, तो देखो बोनस इशू कितना होगा, एग्जिस्टिंग शेयर्स पे होगा, जो फ्रेश इशू हुआ है उस पे नहीं होगा, क्वेश्चन हमें बताया था। तो एग्जिस्टिंग कितने सारे इक्विटी शेयर है, 30,000। और रेशियो क्या बोला था कि अगर किसी के पास 5 शेयर अभी है तो उसे 2 बोनस शेयर मिलेगा। तो 1 शेयर होने पे 2/5, और 30,000 शेयर्स होने पे 2/5 इंटू 30,000, तो कितना होगा, 2/5 इंटू 30,000 यानी 12,000 बोनस शेयर इशू कर सकती है कंपनी। ठीक है, 12,000 बोनस शेयर इशू होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाते, वर्किंग नोट यहाँ पर ही दिखा देते हैं बोनस इशू का। नंबर ऑफ बोनस इशू, नंबर ऑफ बोनस इशू, ये भी ना वर्किंग नोट में जाएगा। ठीक है, हम एक बार मिडिल में कर दे रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 इंटू 30,000, तो ये हो जाएगा 12,000। नंबर ऑफ बोनस इशू, अब हम लोग बोनस इशू करेंगे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा ही। ठीक है, बोनस इशू करने से 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा, लेकिन इसमें एंट्री कैसे होगा, ये देखो। नहीं, पहले हमें करना चाहिए सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर, इसके बाद ये वाला एंट्री करेंगे। पहले हम लोग देखो बोनस इशू करेंगे सीआरआर को यूज करके, जैसे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करते हैं ना, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट नहीं होगा, जो रिजर्व है उसी को कैपिटल बना रहे हैं। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि बोनस के लिए यही वाला यूज किया जाता है। ठीक है, जब बोनस करोगे, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, तो वहां पर डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो, यही रूल्स है कि हम लोग सीआरआर को यूज करते हैं बोनस इशू करने के लिए। तो सीआरआर डेबिट, जैसे किसी से पैसा मिलना होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं ना, उसी तरह से टू बोनस टू शेयर होल्डर। अच्छा, अब कितना बोनस हमें इशू करना है, बोनस शेयर, ये हो जाएगा इंटू 10 रुपीज करके, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि बोनस शेयर जो इशू हो रहा है वो कितना करके हो रहा है। यहाँ पर देखो कुछ ये देखो, बोनस इशू बोला है एट पर, पार मतलब जो इक्विटी शेयर का इनका पार वैल्यू है, तो इक्विटी शेयर का इनका पार वैल्यू है 10, तो 10 करके हो जाएगा। तो 1,20,000, यहाँ पर भी हो गया 1,20,000। ये हो गया हम लोग का ड्यू एंट्री। अब जब बोनस मतलब बोनस जो है अलॉट कर दिया जाएगा बोनस शेयर, तब एंट्री होगा इस तरह से, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। मतलब अगर देखो तो ये और ये कैंसिल आउट, मतलब रिजर्व बन गया है कैपिटल। देखो रिजर्व कैपिटल बन गया, रिजर्व कम हुआ कैपिटल बढ़ा, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं हमें बोनस शेयर इशू करके, तो रिजर्व टू कैपिटल हो गया। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा, और मुझे नहीं लगता हम लोग का कोई भी एंट्री बाकी, ओ प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट का एंट्री तो होगा। तो हम लोगों ने पहले प्रेफरेंस शेयर को ड्यू किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इक्विटी शेयर इशू किया। अच्छा, इक्विटी शेयर इशू करने के बाद हम लोगों ने सीआरआर क्रिएट किया, पीएल से हम लोगों ने रिडेम्पशन किया प्रीमियम का। अच्छा, सीआरआर क्रिएट, सॉरी, बोनस शेयर इशू हो गया, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ चलो, ये सभी एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया, एक्सेप्ट एक एंट्री जिसमें हम लोग पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे करना पड़ेगा, ये वाला अमाउंट 2,16,000, 2,16,000। अच्छा, तो देखो कितना सारा एंट्री होगा, 1 2
3 4 5 6 और 7 एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा, और हमें यहाँ पर बैलेंस शीट करने बोला था क्या? नहीं, बैलेंस शीट तो इस क्वेश्चन में नहीं बोला था, सिर्फ जनरल एंट्री बोला था, हो गया। तो इसमें देखो इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू भी था, बोनस, बहुत सारा चीज यहाँ पर जो है इंक्लूडेड था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला इलास्ट्रेशन 2 बोल रहा है कि बम लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज 31 मार्च 2001। ऑथराइज्ड कैपिटल दे दिया है, इतना इतना ऑथोरिटी है कि ये शेयर मार्केट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटी 50,000 और प्रेफरेंस 10,000। इन्होंने इशू कितना किया है? इक्विटी में से 30, मतलब अभी भी 20 कर सकते हैं, प्रेफरेंस में से 5,000 किया है, मतलब अभी भी आगे 5,000 कर सकते हैं। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पर कितना 10 ईच बोल रहा है, फुल्ली पेड अप है, ठीक है, क्योंकि यही पेड अप है, क्योंकि 10 ईच बोल रहा है, यहाँ 3 लाख दिखा दिया, मतलब फुल्ली पेड अप है। 100 ईच बोल रहा है, यहाँ पर 5 लाख दिखा दिया, यानी फुल्ली पेड अप है। अच्छा, फिर बोल रहा है रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व पीएल 25,000 9% डिवेंचर बोला है, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू और ये बुक वैल्यू 4,90,000, डेफर्ड टैक्स एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा, in annual general meeting held on 20th June 2001 the company passed the following resolution। कंपनी ने कुछ resolution पास किया है, to split equity share of 10 each into 5 equity share of 2 each from 1st July। मतलब ये लोग इक्विटी शेयर को क्या करना चाह रहे हैं? स्प्लिट करना चाह रहे हैं। स्प्लिट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हम लोगों के पास 100 रुपए का एक नोट है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास 50 रुपए का 2 नोट हो, ठीक है, मतलब स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, उसी वैल्यू को स्प्लिट कर दिया। तो ये था 100 into 1 और ये हो गया 50 into 2, ठीक है। तो ये बोल रहा है स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच into 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच, मतलब एक शेयर 10 रुपए का था, एक शेयर 10 रुपए का था, हमें 5 शेयर 2 रुपए का स्प्लिट करना है, ठीक है। तो कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है, इसको बोला जाता है स्प्लिट करना। फिर कॉन्सोलिडेट भी होता है, मतलब जैसे मान लो 250 का नोट है, हमें 100 का नोट चाहिए, तो कंपनी चाहे तो उससे कॉन्सोलिडेट भी कर सकती है, बट यहाँ पर स्प्लिट का बात बोला है। फिर रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 5% प्रीमियम के साथ। टू रिडीम 9% डिवेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 पर शेयर और एक्सेप्ट कैश ऑन रिडेम्पशन। बोल रहा है कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर तो है ही, डिवेंचर भी रिडीम करना चाह रही है कंपनी, और ऑप्शन दे रही है डिवेंचर होल्डर को, या तो आप लोग इक्विटी शेयर ले लो 10 रुपए वाला, या फिर कैश ले लो रिडेम्पशन पे जितना आपको मिलना है। टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर, ये देखो बोनस शेयर भी इशू करेगी। रेशियो क्या है? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर होल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। मतलब अगर किसी के पास 3 शेयर है तो उसे एक फ्री का शेयर, मतलब बोनस शेयर मिल जाएगा, एक बोनस शेयर मिलेगा। 10 जुलाई इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया है 5,50,000 एंड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया गया है। 10 जुलाई को इन्वेस्टमेंट भी बेचा गया, प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम किया गया। 40% ऑफ द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज्ड ऑप्शंस टू एक्सेप्ट कैश। तो जितना भी डिवेंचर होल्डर को रिडीम करना था उसमें से 40% लोगों ने कैश लिया एंड देयर क्लेम्स वेर सेटल्ड, और जो भी उनको मिलना चाहिए था वो 1 अगस्त को वो सेटल डाउन हो गया। तो 60% ने कन्वर्जन करवाया। द कंपनी फिक्स्ड 5th September 2001 as record date and bonus issue was concluded by 12th September 2001। कंपनी का यहाँ पर बोल रहा है कंपनी फिक्स्ड 5th September 2001 as record date and bonus issue was concluded on 12th September। बोनस इशू किया गया 12 सितंबर को। You are requested to journalize the above transaction including cash transaction and prepare balance sheet। All working notes should form part of your answer। तो जर्नल एंट्री भी करना है यहाँ पर हम लोगों को, और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाना, ठीक है। देखते हैं। देखो सबसे पहले बोल रहा है इक्विटी शेयर को स्प्लिट कर देना है, ठीक है।
तो एक शेयर का 2 शेयर बन जाएगा, क्योंकि 5 रुपए करके एक एक शेयर का वैल्यू होगा, और ये 1 जुलाई को हो रहा है। सबसे पहले यही वाला एंट्री करना है हम लोग को, 1 जुलाई 2001। 2001 है, हाँ 2001 है। तो देखो 30,000 इक्विटी शेयर 10 ईच वाला है, ये चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जब रिकॉर्ड हुआ है तो ऐसे कैपिटल रिकॉर्ड हुआ है, मतलब क्रेडिट बोल के रिकॉर्ड हुआ है, तभी तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में दिख रहा है। अब हम लोग को 3 लाख ही दिखाना है, 3 लाख ही रहेगा, जैसे 100 रुपए रहेगा, चाहे 250 का नोट रहे, चाहे हम लोग का 10 रुपए का 10 नोट रहे, या फिर हम लोग के पास 1 रुपए का मतलब एक 100 रुपए का नोट रहे, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये दिखाने का जो पैटर्न है ये चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें 3 लाख ही दिखाना है, लेकिन हम लोग एक एक शेयर का वैल्यू 5 रुपए करके दिखाना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिखाएंगे बताओ? मैं 60,000। 60,000, करेक्ट, 60,000 हो जाएगा। तो ओल्ड वाला कैंसिल कर दो, नया वाला रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्प्लिट क्या बोला है? अच्छा, 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच बोला है। अच्छा, यहाँ पर बता दिया है स्प्लिट कैसे करना है। 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच करके, अच्छा वैल्यू 2 रुपए करके लगाना है, मैंने 5 रुपए दिखा दिया गलती से। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू 2 रुपए बोला है, तो फिर से मुझे एक बार बताओ कितना होगा, तब तो नहीं होगा ना 60, मैंने 1 गलत लाख 50। हाँ 2 ईच करके बोल रहा है, तो 1,50,000 होगा। 1,50,000 होगा, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। वहां पर मैंने 5 रुपए बता दिए, बट 5 रुपए नहीं है, 5 शेयर 2 रुपए का करके 10 रुपए करने के लिए बोला है। अच्छा, मुझे लगा था 5 रुपए का 2 शेयर, 5 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, मैंने उल्टा पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एग्जिस्टिंग वाला कैंसिल करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कौन सा वाला है? ये ₹10 इंटू 30,000 वाला है, तो ये 3 लाख। यहां पर भी 3 लाख ही लिखेंगे, यहां पर भी 3 लाख ही लिखेंगे, लेकिन नया वाला जो बन रहा है उसका फॉर्मेशन सिर्फ चेंज है। यहाँ पर बोल रहा है 2 रुपए वाला शेयर होगा, तो फिर 2 रुपए का 3 लाख हमें अगर ऐड पर होना है तो 1,50,000 करना पड़ेगा। तो ये पहला एंट्री हो गया, स्प्लिट का एंट्री। अच्छा, इसके बाद कौन सा बोल रहा है? ये तो सिर्फ स्प्लिट करने बोल रहा है। फिर इसके बाद रिडेम्पशन होगा बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का, और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होगा, तो ड्यू एंट्री कर ले यहाँ पर। 10 जुलाई को होगा बोला है ये वाला, यहाँ पर 10 जुलाई बोला था, कहाँ तो मैंने पढ़ा, 10 जुलाई इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड और प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड। अच्छा, पहले प्रेफरेंस यहाँ बोला है प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा फिर डिवेंचर, लेकिन यहाँ पर डेट भी दे दिया है 10 जुलाई को इन्वेस्टमेंट बिकेगा, पहले इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। तो 10 जुलाई 2001 इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आएगा कैश अकाउंट। अच्छा, पहले देख लेते हैं कंपनी का कैश बैंक क्या है। कैश तो होना चाहिए, नहीं चाहिए, बैंक होना चाहिए, कैश एंड बैंक एक साथ है। तो नॉर्मली हम लोग बैंक लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैश एंड बैंक लिख रहे हैं। जब हम लोग ऐड करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो कैश एंड बैंक बैलेंस में ही ये वैल्यू जाके ऐड होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको कैश एंड बैंक लिख दिया। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितना में बिक रहा है? 5,55,000। अच्छा, अब टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, अब प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। अच्छा, मैंने देखा नहीं है प्रॉफिट है कि लॉस, देख लेते हैं कितना बोल रहा है। प्रॉफिट या लॉस किस पे रिकॉर्ड होगा? यहाँ पर बुक वैल्यू कितना है? 4,90,000, तो जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो कितने का जा रहा है? 4,90,000 का जा रहा है, मतलब हम लोगों ने इतने में खरीदा था। मार्केट वैल्यू आज के डेट पे जो भी चले, मार्केट वैल्यू 5,80,000 चल रहा है, लेकिन हम लोग बेच पाए हैं 5,55,000 में, तो भी हम लोग का प्रॉफिट ही है, तो 2PL बोल के प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। 65,000, ठीक है, 65,000 प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करेंगे, क्योंकि 10 जुलाई को ही प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम किया गया था, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हाँ 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट प्रीमियम भी था, ठीक है, दिखा देते हैं, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा 30,000 इंटू 10 3 लाख हो जाएगा ये वाला। ये तो इक्विटी था, 5 लाख होगा। 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100, 5 लाख। अच्छा प्रीमियम कितना बोला था यहाँ पर चेक करते हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5 लाख पे 5% 25,000। और यहाँ पर ड्यू कितना होगा 5 लाख पे 105 रुपीज, 100 रुपए देना पड़ेगा और 5 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 100 पे 5% प्रीमियम मतलब 5 रुपया होता है। तो 5 लाख और उस पे 105 करके अगर हमें पे करना है तो टोटल ये दोनों का टोटल 5,25,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर CRR बना लेते हैं। हाँ बोलो। ম্যাম এটা তো 5 লাখ হবে না, এটা তো 5000 হবে। ओ अच्छा, हाँ हाँ ठीक, এটা भूल लिखी। हाँ हाँ सही हो रहा है, देखो ये मैंने गलत लिखा, ठीक बोले हो। ये देखो ये 5,000 होगा ना, नंबर लिखा है मैंने। यहाँ पर हम लोग अगर 5 लाख लिखते हैं तो 5% करेंगे, अदरवाइज 5,000 इंटू 5 करेंगे, ठीक है, कोई भी एक। तो इसको अगर 5 लाख लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने वो कैलकुलेटर पे 5,000 और 105 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, बट अगर ऐसे लिख के आ जाते गलत हो जाएगा, जितना भी हम लोग सही कैलकुलेट करके लिखे, ये प्रेजेंटेशन ही गलत हो जाएगा। अच्छा अब देखो हम लोग CR, है बोलो बोलो। 5 লাখ যদি লিখি তাহলে ম্যাম 105% করে দিলেই তাহলে ওটা 5,25,000 হয়ে যাবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ সেটা করা যেতে পারে। अगर हम लोग 5 लाख लेंगे तो 105% करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक एक शेयर का वैल्यू, वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा अब CRR बना लेते हैं। CRR कितना बनेगा, CRR बनेगा, हम एक काम करते हैं, मुझे कितना जगह चाहिए, एंट्रीज तो काफी सारा है, 2 पेज रख देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 2 पेज रखेंगे, 1 पेज 2 पेज। 3rd नंबर पेज पे हम वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड इक्वल टू CRR प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। इससे हम लोग CRR चेक करेंगे कि हम लोग का CRR कितने का बनना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर चेक करते हैं कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड 5 लाख। अच्छा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। अच्छा तो CRR कितने का बनेगा, तो CRR भी हम लोग का 5 लाख का ही बनेगा। देखो यहाँ पर हम लोग का प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू तो कुछ नहीं है, 0 है, तो CRR कितने का बनेगा, CRR 5 लाख का बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए किसी तरह का इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस इशू करना प्रोहिबिटेड है, वो नहीं कर सकते, सेम क्लास ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर को हटाना ही है बैलेंस शीट से तो प्रेफरेंस शेयर को फिर से क्यों इशू करें, ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो इक्विटी कर सकते, बट यहाँ पर हमें बोला नहीं है, पहले तो बोला था स्प्लिट कर सकते, उसका एंट्री कर लिया। ये तो एक अलग बात है कि कंपनी अपना शेयर का वैल्यू को स्प्लिट करके दिखाना चाहती है, इतना रिडीम होगा। डिवेंचर का अलग बात है, डिवेंचर को अलग, क्योंकि डिवेंचर इशू करने पे उसके साथ प्रेफरेंस शेयर का लिंक नहीं होता है, उसका भी हम लोगों ने सेकंड क्लास में या फिर फर्स्ट क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि डिवेंचर से जो इशू करके हमारा आएगा वो कभी भी प्रेफरेंस शेयर से एडजस्ट नहीं हो सकता है। और बोनस इशू किया गया है, ये हम लोगों का फ्रेश इशू नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर फ्रेश इशू नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ CRR क्रिएट करना है, तो 5 लाख का CRR बनेगा, तो CRR का 5 लाख का एंट्री कर देंगे हम लोग, 2 CRR 5 लाख
अच्छा, ये फ्री रिजर्व से होता है, देखते हैं जनरल रिजर्व है कि नहीं। अगर जनरल रिजर्व है सबसे पहले उसे को यूज करना चाहिए। हाँ, जनरल रिजर्व है 6,50,000, तो इसी को यूज करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख। अच्छा, तो हम लोग का क्या क्या एंट्री हो गया देख लेते हैं। इसमें बहुत सारा एंट्री, कुछ छूट नहीं जाए हम लोग का। ये वाला यहाँ पर इक्विटी शेयर का स्प्लिट का एंट्री हो गया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया हम लोगों ने, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर लिया, प्रेफरेंस शेयर का सीआरआर क्रिएट कर लिया। अच्छा, प्रीमियम को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद डिवेंचर वाला भी पोर्शन आएगा। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये भी हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो वो भी जनरल रिजर्व से कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to premium on redemption of preference shares, to premium on redemption of preference shares। अच्छा, प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है हम लोग का 25,000। क्या जर्नलिज्म में इतना है? मैंने लिख तो दिया, देख लेते हैं। 6,50,000 था, उसमें से यूज हो गया है 5 लाख, तो बच रहा है 1,50,000। हाँ, यूज कर सकते हैं, 25,000 हम लोग यूज कर सकते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट वाला भी एंट्री कर देते, उसके बाद हम लोग डिवेंचर वाला एंट्री करेंगे। अच्छा, तो अब प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट का एंट्री कर देते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक बोल के लिख देते हैं। अच्छा, कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 5,25,000। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का लगभग हम लोग का सारा चीज कंप्लीट हो गया, 5,25,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिवेंचर वाला पोर्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डिवेंचर वाला बोल रखा था, टू रिडीम 9% डिवेंचर। तो पहले डिवेंचर को हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डिवेंचर को हम लोग ड्यू करेंगे 9% डिवेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग। अच्छा, दो ऑप्शन है, या तो पैसा ले ले या तो कन्वर्जन करवा ले इक्विटी शेयर पे। अच्छा, तो ये कब हो रहा है ये चेक करते हैं। डेट यहाँ पर बोला है 1 अगस्त को, इसके बाद ही हम लोग सितंबर आएगा, इसीलिए बोनस इशू वाला पोर्शन इसके बाद ही करेंगे। पहले 1 अगस्त में हम लोग एंट्री करते हैं। डिवेंचर कैंसिल होगा। अच्छा, कितना डिवेंचर हो रहा है? 9% वाला है, ये देखो 9%, 2,50,000। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अच्छा 2,500 इंटू 100, ये फेस वैल्यू है। अच्छा, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, और कुछ यहाँ पर दिया है, चेक करते हैं। %40 of debenture holder exercise their option to एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम्स। क्लेम्स का मतलब हो जाता है, ये देखो, एंड देयर क्लेम्स का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर का क्लेम क्या रहता है? कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट। अगर कोई भी इंटरेस्ट बाकी है तो वो इनको मिलना चाहिए। बोल रहे वे आर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त तक का इंटरेस्ट जो है वो हम लोग को पे कर देना। अब ऐसा बात क्यों हो रहा है? देखो, ये बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है? बैलेंस शीट जो हमें इंफॉर्मेशन है ये 31 मार्च का है, 31 मार्च 2001। और कंपनी कब जो है रिडीम कर रही है? 1 अगस्त 2001 को कर रही है। तो इसका मतलब इन द मीन टाइम जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो भी इनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो 31 मार्च के बाद मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून जुलाई और अगस्त का 1 तारीख, मतलब 4 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है, 31 मार्च के बाद क्या आ जाएगा? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त का 1 तारीख को रीपेमेंट हो जाएगा, मतलब रिडेम्पशन हो रहा है। चाहे कैश ले लो, चाहे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्लेम के साथ। मतलब 4 मंथ्स का इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है, क्लेम बोला है मतलब इतने दिन का इंटरेस्ट ड्यू है, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये इनका एक्सपेंस हो जाएगा। कितना देना पड़ेगा? डिवेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ता है हमेशा फेस वैल्यू पे, तो ये वैल्यू इंटू 9% रेट पे देना है। 4/12 मंथ्स का ड्यू है, वो देना पड़ेगा। तो ये हो गया 2,50,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 3, तो 7,500 टू डिवेंचर होल्डर।
टू डिवेंचर होल्डर। तो टोटल करने से पता चलेगा कितना देना पड़ेगा, 2,57,500। ये अमाउंट जो है ड्यू हो रहा है। अब कैसे जो है रिलीज हो रहा है, देखो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा जो है कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन दो तरह से, ठीक है। कुछ लोगों ने कैश लिया है, कुछ लोगों ने इक्विटी शेयर लिया है। तो जिन्होंने इक्विटी शेयर लिया है उनका एंट्री होना चाहिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के। अच्छा, जिन्होंने कैश लिया है उनका एंट्री होना चाहिए कैश एंड बैंक बोल के, ठीक है। अब कैश जो 40% डिवेंचर होल्डर है उन्होंने एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश, ठीक है। तो 40% ने कैश लेने के लिए हाँ बोला है। तो 40% मतलब ये देखो, इसका 40% मतलब 2,50,000 तो टोटल है, तो 2,50,000 का 40% कैश प्लस यहाँ पर जो क्लेम है उसका भी 40%, तो 7,500 का भी 40%, जितना होगा उतना कैश कंपनी को देना पड़ेगा। तो 2,50,000 का 40% यानी 1 लाख होता है, और इधर 7,500 का 40% 3,000 होता है। तो 1 लाख 10 कितना आ रहा है, मेरा तो आ रहा है 10,000 7,500। इसका एक मिनट, मैंने ठीक लिखा 7,500, हाँ ठीक लिखा है। अच्छा नहीं, एक मिनट, यहाँ पर बोल रहा है कि टू एक्सेप्ट कैश 40% ऑफ डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम्स। ये तो मैंने पूरा ही लिखा है 2,500। यहाँ पर देखते हैं कितने सारे डिवेंचर होल्डर हैं। टोटल तो 2,500 ही है, डिवेंचर होल्डर टोटल 2,500 है, ठीक है। 2,500 100 रुपए। अच्छा, एंड देयर क्लेम्स बोला है, तो बाकी को इक्विटी शेयर्स मिलेगा। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन एक बार एक काम करते, कैलकुलेशन यहाँ पर बना लेते, समझ में आ जाएगा वर्किंग नोट 2 करके, कुछ अगर गलत हो रहा है तो। 2,500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये रिडीम होगा, तो 2,50,000, ठीक है। अच्छा, लेस कर देते हैं जो कैश मिलेगा, कैश ऑप्शन, कैश ऑप्शन है 40%। तो अगर हम लोग जो पर वैल्यू है उस पे देखें तो 2,50,000 का 40% 1 लाख हो जाएगा, तो बच रहा है कितना, 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 का कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन ऑप्शन। अच्छा, तो इनको कितना इक्विटी शेयर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स issued on conversion 1,50,000। इतना पेमेंट हमें इक्विटी शेयर के थ्रू से करना है। इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना लिया गया है वो भी देख लेते हैं। इक्विटी शेयर का वैल्यू लिया गया है हम लोगों का कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। टू रिडीम 9% डिवेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10% बोला है, 10 रुपीज करके। तो 10 रुपीज के हिसाब से कितना सारा इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। तो 10 रुपए अगर हमें किसी को पे करने हैं तो एक इक्विटी शेयर देना पड़ेगा, तो 1,50,000 रुपीज अगर पे करना है तो 15,000 इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। ये हम लोग का फेस वैल्यू के हिसाब से निकल गया। और बाकी चीजों के लिए बोल रहा है कैश लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो क्लेम है ना, क्लेम पूरा कैश में ही सेटल डाउन होगा, क्लेम पूरा कैश में ही सेटल डाउन होगा। तो यहाँ पर एंट्री हम लोग का कैसे होगा, ये देखो, इसका 40% होगा लेकिन इसका नहीं होगा। यहाँ पर हम वर्किंग नोट नंबर 2 कर देते हैं, बेस्ट होगा, यहाँ पर कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, तो वर्किंग नोट नंबर 2 से हमें पता चल जाएगा कि कितना सारा यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा कैश एंड बैंक का। तो यहाँ पर हो जाएगा जो 1 लाख ना, कितना आया चेक करते हैं। यहाँ पर आया हम लोग का 1 लाख, 1 लाख, और जो 7,500 इंटरेस्ट का था, मतलब 1,07,500 हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, 1 लाख प्लस
7,500। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,07,500। अच्छा, और कैपिटल का हो जाएगा 1,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल का हो गया 1,50,000। अच्छा, 1,50,000 हुआ, और यहाँ पर टोटल करने से टैली हो रहा है। मिनट देखते हैं, 1,50,000 और ये 1,07,500। नहीं, ये हाँ हो रहा है 2,57,500। ठीक है, 2,57,500 हो रहा है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये हो गया, नहीं मेरा लग रहा है कुछ गलत हो गया। 9%, एक मिनट रुको, क्या गलत हो गया? 9% डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर 2,57,500। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 1,07,500। इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा हाँ, लेकिन एक बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल का थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो रहा है। यहाँ पर 10 रुपए वाला शेयर इशू किया जाएगा, ये सही है, लेकिन अभी कंपनी अपना इक्विटी शेयर को स्प्लिट कर चुकी है। ठीक है, कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू अभी 2 रुपए करके हो गया है। कंपनी ने बोला था कि हम शेयर जो इशू करेंगे उसका वैल्यूएशन हम 10 रुपए के हिसाब से करेंगे, उसका वैल्यूएशन हम 10 रुपए के हिसाब से करेंगे, तो मुझे 15,000 इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। लेकिन अभी कंपनी का जो करेंटली शेयर का वैल्यू चल रहा है, तो वो हम लोग का चल रहा है कितना, 2 रुपए करके। तो ये तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। तो 15,000 इंटू 10 हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चलेगा। 15,000 इंटू 10 हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू अभी 10 रुपीज करके नहीं है, 2 रुपीज करके है। तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 2। 15,000 इंटू 2 करना पड़ेगा, और बाकी प्रीमियम में चला जाएगा। क्या अपने आप चल 15,000 इंटू 2 30,000, और बाकी प्रीमियम में चला जाएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 15,000 इंटू 8, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, बट 2 रुपए पर वैल्यू पे है, तो इसीलिए बाकी यहाँ पर आ जाएगा। तो 1,20,000 हो जाएगा। तो 1,50,000 हो रहा है ओवरऑल, टैली तो कर जा रहा था, बट हम लोग का कंसेप्ट गलत हो जाता। तो देखो एक बार फिर से बता देते हैं, डिवेंचर होल्डर को जो हमें पे करना है, क्लेम हमेशा कैश में ही दिया जाता है, तो क्लेम पूरा कैश एंड बैंक में चला जाएगा। 40% जो है, 40% पेमेंट का हम लोगों का कैश में चला जाएगा। तो 2,50,000 का 40% यानी 1 लाख कैश में चला गया। 7,500 इंटरेस्ट हमेशा कैश में ही दिया जाएगा, और ये हो गया टोटल का 40%। और बाकी जो 60% है, उसके लिए हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू करना है 10 रुपीज वाला, मतलब वैल्यूएशन 10 रुपीज के साथ करना है। लेकिन इक्विटी शेयर का वैल्यू अभी 2 रुपए पर शेयर हो गया है, तो 8 रुपए का प्रीमियम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब डिवेंचर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग को बोनस इशू करना है। बोनस इशू हो जाएगा 5 शेयर होल्ड करने, 3 शेयर होल्ड करने पे 1 बोनस शेयर मिलेगा, और बोनस शेयर कब इशू हो रहा है, 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर पीछे ही कर लेते तो जरा नहीं, 5 सितंबर को हम लोग एंट्री करेंगे। पहले हो जाएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर। अब देखो अलॉटमेंट कब किया जा रहा है, 12 सितंबर को। ठीक है, तो 12 सितंबर को अलॉटमेंट कर देंगे। बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब नंबर ऑफ बोनस इशू कितना हो जाएगा, उसका हम यहाँ पर वर्किंग नोट दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, नंबर ऑफ बोनस इशू। तो कितने सारे शेयर्स पे बोनस मिलेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आफ्टर स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट हुआ है यहाँ पर। स्प्लिट होने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा यहाँ पर कितना हुआ है स्प्लिट होने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले कितना था, पहले था 30,000 और यहाँ पर कितना होगा कितना करके स्प्लिट हुआ है 30,000 इक्विटी शेयर्स है और एक एक शेयर यहाँ पर स्प्लिट कितना हुआ है देखते हैं ₹2 का ₹2 का एक इक्विटी शेयर 2 ईच, ठीक है 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच, ₹2 का 5 इक्विटी शेयर ₹1 का 5/2, तो 3 लाख है यहाँ पर हम लोग का, तो 3 लाख इंटू करने से कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 लाख, तो ये हो गया, नहीं ऐसे थोड़ा ना होगा, एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला है कि स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच। अच्छा कितना सारा इक्विटी शेयर था 30,000, स्प्लिट होने के बाद कितना हुआ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं तो देख लेते, कैलकुलेट तो किया था हम लोगों ने 1,50,000, ठीक है 1,50,000 हुआ स्प्लिट होने के बाद, कैलकुलेट तो किया ही था हम लोगों ने, उसी तरह से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1,50,000 नंबर, ठीक है नंबर। अच्छा उसके बाद इक्विटी शेयर इशूड ऑन कन्वर्जन, कन्वर्जन में कितने सारे इक्विटी शेयर इशू हुए, कन्वर्जन में इक्विटी शेयर इशू हुआ है 15,000, ये भी नंबर है, तो टोटल शेयर कितना बन रहा है बोनस इशू के पहले 1,65,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बिफोर बोनस, बिफोर बोनस, अब बोनस का रेशियो इस नंबर पे एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है, तो बोनस शेयर कितना इशू होगा, तो यहाँ पर बोला था 3 शेयर अगर किसी के पास है तो उसे एक बोनस शेयर मिलेगा, तो एक है तो 1/3 बोनस शेयर मिलेगा, तो 1,65,000 शेयर्स के अगेंस्ट में कंपनी को कितना सारा बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, बोनस शेयर, तो ये हो जाएगा 1,65,000 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 55,000 जो है बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है, तो बोनस शेयर का एंट्री हम लोग का 55,000 से होना चाहिए, तो 55,000 इंटू ₹2, क्योंकि शेयर अभी ₹2 का हो चुका है कंपनी का, 10 हमें नहीं करना है, अगर हम लोग एक बार भी 10 करेंगे तो गलत हो जाएगा, 1,10,000 हो रहा है। अच्छा सीआरआर में 1,10,000 था हम लोग का, यहाँ पर पहले से कोई सीआरआर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अभी जो सीआरआर बनाया था क्या उसमें 1,10,000 अवेलेबल था, सीआरआर का एंट्री हाँ 5 लाख, तो उसमें से 1,10,000 हम लोग यूज कर सकते हैं क्या बोलते हैं उसे बोनस शेयर को इशू करने के लिए, तो ये बोनस शेयर का इशू हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है हम लोगों ने यहाँ पर पे किया 7,500, इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारा कोई एग्जिस्टिंग अगर पीएल है ना तो वो भी मतलब राइट ऑफ होगा, मतलब कम हो जाएगा, तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो 30 सितंबर को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जैसे पीएल में क्लोज होता है ना तो उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 7,500 बस, और कोई एंट्री नहीं करना है, अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट एज ऑन, लेकिन बैलेंस शीट मुझे नहीं लगता यहाँ बनेगा मेरा, एक मिनट, क्योंकि पीछे मेरा वर्किंग नोट बना हुआ है, ठीक है देखते हैं बैलेंस शीट यहाँ तक आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स जो है हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है, लेकिन वर्किंग नोट और नोट्स टू अकाउंट्स में फर्क होता है, नोट्स टू अकाउंट्स पार्ट ऑफ सम होता है, ठीक है, मतलब ये आंसर ही है सोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये जो है ये रफ वर्क होगा, तो मुझे और एक पेज रखना चाहिए था, चलो समझ में नहीं आया, अभी कर लेते बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2001, यहाँ पर पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीस, equity and liabilities, equity and liabilities, shareholders fund, share capital, note 1 reserve surplus,
नोट 2 और देखते हैं क्या क्या बनना चाहिए। रिजर्व सरप्लस और यहाँ डिवेंचर दिख रहा है, जबकि डिवेंचर तो हम लोगों का रीपे हो गया तो ये आएगा नहीं, ठीक है। ट्रेड पेबल आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी में, बस और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। करेंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ये करेंट लाइबिलिटी, इसमें ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, और इसमें हमारा कोई भी मतलब ऐड या लेस कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसका अमाउंट जैसा है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें ऐड लेस होता है उसका वर्किंग बना के दिखाना जरूरी होता है, तो ये टोटल करने से हमें यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इधर एसेट करेंगे, यहाँ पर एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स, इसमें देखो ये वाला पीपीई, पीपीई है 7,80,000, ये भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग का कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। 7,80,000। अच्छा, पीपी के बाद है इन्वेस्टमेंट, ये खत्म हो गया है तो इसको नहीं लिखेंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट है 3,40,000, डेफर्ड टैक्स एसेट 3,40,000। अच्छा, लास्ट है करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पर लिखते हैं करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ चेंजेस नहीं है, 6,20,000 एज इट इज लिख देंगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें हम लोग एडलेस करेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड और ये लिख देते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। ये लिख दिया मैंने थर्ड नंबर, नोट, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर टोटल कर देंगे, ठीक है। तो नोट्स नंबर 1 पहले, नोट्स टू अकाउंट्स, पहला शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, क्योंकि इसमें ऑथराइज्ड दिया हुआ है। ऑथराइज्ड में देखते हैं क्या क्या बोल रखा है। 50,000 इक्विटी शेयर बोला है, लेकिन इक्विटी शेयर हम लोग का अभी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि 30,000 इक्विटी शेयर था, ठीक है। हम लोगों ने और भी 15,000 इक्विटी शेयर इशू किया डिवेंचर को ऑप्शन देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने और भी बोनस शेयर इशू किया, तो देखो यहाँ पर कितना सारा इक्विटी शेयर बन चुका है। यहाँ पर बोनस दिया है हम लोगों ने 55,000, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू प्लस 55,000 मतलब कितना हो जाएगा, 55 प्लस 15 प्लस 30, मतलब ये हो गया हम लोग का 1 लाख हो जा रहा है। चेक करते हैं, ये रहा 1 लाख हो जा रहा है, मतलब ये इशूड है इतना, और 50,000 पहले से था, तो हम लोग जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसमें हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1,50,000 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा 30,000 और 15,000 और यहाँ पर 55,000, 1 लाख और प्लस 50,000, ठीक है। तो 1,50,000 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का 1,50,000 का जो है ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ठीक है। $1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, अभी 2 करके हो चुका है, मतलब 3 लाख। अच्छा, फिर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स 10,000, ये हम लोग 10,000 ही रखते हैं, इसका लिमिट जो रिडीम हो गया हो गया। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये हो जाएगा 10 लाख, 13 लाख, ये क्लोज कर देना चाहिए। ऑथराइज्ड के बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अच्छा, तो देखो कितना हम लोग का इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 30,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30,000 इक्विटी शेयर
और ये स्प्लिट हो चुका है 5 मतलब 2 रुपए वाला 5 शेयर में, ठीक है। प्लस 15,000 हम लोग का जो है डिवेंचर के लिए हम लोगों ने इशू किया है 15,000। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर का 50,000 है 30,000। देख लेते कितना कितना हो रहा है, यहाँ पर टोटल करेंगे पता चल जाएगा। यहाँ पर हो रहा है 1,50,000, ठीक है। यहाँ पर 1,50,000 और देखते हैं 1,50,000 और यहाँ पर 15,000, तो 1,50,000 प्लस 15,000 टोटल करते हैं 1,65,000 हो गया। अच्छा 1,50,000 15,000 और यहाँ पर 55,000 तो टोटल हो रहा है हम लोग का 2,20,000 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसको ठीक कर लेते हैं, 2,20,000 हो रहा है। 2,20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2 each, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पर ना गलत कैलकुलेशन किया होगा, तभी ये ज्यादा हो गया। ये भी हम लोग का फिर ज्यादा होना चाहिए ना, ये मेरा कुछ गलत हो गया होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होगा। पहले से कितना था, पहले से 50,000 इक्विटी शेयर था, 50,000 इक्विटी शेयर था और 1,50,000 स्प्लिट होने के बाद जो हुआ वो वाला अमाउंट मैंने नहीं लिया, मैंने 30,000 लिया था। 15,000 का बोनस और 15,000 का डिवेंचर के लिए और 55,000 का बोनस, मैंने बोनस अमाउंट भी शायद दूसरा कुछ ले लिया था। यहाँ पर हो गया 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 55,000, तो ये 2,70,000 आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर चेंज हो जाए 5,40,000, तो 15,00,000 हो जाएगा 15,40,000। अच्छा इसमें से 2,20,000 हम लोग का हो गया इशूड है एट द रेट ऑफ 2 each, मतलब 4,40,000। अच्छा प्रेफरेंस शेयर तो खत्म हो गया, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसका टोटल लिख सकते हैं, 4,40,000 हम लोग का चला जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है, बाद में लिख लेंगे। अभी सेकेंड वाला भी बना लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में हम लोग के पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 6,00,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस बोल के 6,00,000 और इसमें ऐड होगा। देखते हैं कितना ऐड हो रहा है, एंट्री देखना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम चेक करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये रहा 1,20,000। ये कब हुआ था, डिवेंचर के लिए जो इक्विटी शेयर इशू किया था उसके लिए 1,20,000 और कहीं पर नहीं है, तो ये हम लोग को ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो ऐड कर देते हैं प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर issued on conversion of debenture 15,000 into 8, यही एंट्री हुआ था, वही वाला एंट्री मैंने यहाँ पर लिख के 1,20,000 लिख दिया। ये हो गया 7,20,000, ठीक है। इसमें से कुछ यूज नहीं हुआ है। फिर है सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है हम लोग का जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। जनरल रिजर्व देखते हैं कितना था। जनरल रिजर्व था 6,50,000 ओपनिंग 6,50,000। इसमें से यूज हुआ है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और सीआरआर के लिए यूज हुआ है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यूटिलाइज्ड, सीआरआर के लिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो देखते हैं सीआरआर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए कितना हुआ है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए 25,000
और सीआरआर के लिए 5 लाख, 5 लाख और 25,000 लेस होगा, 5 लाख और 25,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 लाख और यहाँ पर लिख देंगे 25,000। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1,50,000, 1,50,000 से 1,50,000 से माइनस कर देंगे 20, हाँ 1 लाख कितना हो रहा है, 25। 1,25,000 करेक्ट, 1,25,000 हुआ। अच्छा जनरल रिजर्व के बाद पीएल, अच्छा पीएल का ओपनिंग, पीएल में था कितना, पीएल में था हम लोग का 40,000, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टमेंट बेच के एक प्रॉफिट हुआ था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक बार देख के बता दो, लिख देते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कितना हुआ था, कुछ 65 ऐसा कुछ था, देखते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट, ये रहा 65,000। अच्छा और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर हो गया 7,500, वो लेस हो जाएगा, ठीक है। एंट्री देखोगे डेबिट क्रेडिट देख के लिखना है और कुछ नहीं, प्रॉफिट हुआ 65,000 तो ऐड होगा, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, चार्ज किया पीएल पे, तो 7,500 का डिडक्ट हो जाएगा, तो 1,05,000 हो रहा है, ये दोनों मिला के 1,05,000 से माइनस करना है 7,500, तो 97,500 हो गया। अच्छा और सीआरआर, सीआरआर कितना क्रिएट हुआ और कितना यूज हुआ, यूज भी हो गया, बोनस इशू ऐसा कुछ था, तो सीआरआर बना है 5 लाख का, देखते हैं सीआरआर का यूज 5 लाख बना है और 1,10,000 यूज हो गया, 5 लाख से 1,10,000 लेस करना पड़ेगा, 5 लाख 1,10,000 लेस हो जाएगा, ये लिखेंगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, तो 4 लाख कितना हो जाएगा, 4,90,000 हो जाएगा, ठीक है। 4,90,000 अब टोटल करना पड़ेगा, 4,90,000 4 हो रहा है कि 3 हो रहा है, 3 हो रहा है ना, हाँ 3,90,000 प्लस 97,500 और यहाँ पर 7,20,000, 7,20,000। अच्छा और जनरल रिजर्व मैंने ऐड किया, जनरल रिजर्व 1,25,000 कर दिया है, सीआरआर 3,90,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम, अच्छा ये तो एडजस्ट करके ही किया, फिर से एक बार करते हैं, 7,20,000 কত আসছে গো টোটাল, কত আমি বলছিলাম ওই টোটাল মনে হয় 7,92,500 হচ্ছে। 7 লাখের থেকে তো বেশি হবে, এটা 3 লাখ এখানে এমনি আছে, সিআরআর 1,80,000 and 1,25,000 and 97,500 এটাই তো হচ্ছে। সবকটা টোটাল হবে 13,32,500, এইটা এটা এগুলো সব মিলিয়ে হবে না, এইটা হবে 7,20,000 সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম, জেনারেল রিজার্ভ 1,25,000 অ্যাডজাস্ট করার পর এখানে পিএল 97,500 আর 3,90,000, 13,32,500, এটা আছে 13,32,500, ये वाला है, तो इसको लिखते चलो 13 लाख, अब लिख लेते टोटल, जनरल रिजर्व ये सब मिला के आया 13,32,500 और इक्विटी शेयर का ये शेयर कैपिटल देखते हैं, शेयर कैपिटल आ रहा है 4,40,000, 4,40,000 प्लस 1,70,000 19,42,500, 19,42,500। अब एसेट साइड में भी हम लोग का इतना ही होना चाहिए, तो ये कितना हो रहा है 7,80,000 प्लस 3,40,000 प्लस 6,20,000 और यहाँ पर लिख लेते हैं 9,42,500,
19,42,500 9 लाख बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए, मतलब हम बैलेंस करके निकाल रहे हैं, बट बैलेंस करके निकालना नहीं है, हमें भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। हम बोल रहे हैं जस्ट कि 2,02,500 होगा, चेक करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्किंग नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ओपनिंग कुछ था, हाँ ओपनिंग था 2,80,000। अब जितना एडलेस हुआ है उसको हमें लिखते जाना है, 2,80,000। अब एंट्री देख के करना पड़ेगा। $5,55,000 इन्वेस्टमेंट बेच के, 5,55,000 इन्वेस्टमेंट बेच के। अच्छा, फिर प्रेफरेंस शेयर को 5,25,000 पेमेंट पहले लिख लेते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुम लोग ऐड करते जाओ एक बार, 5,55,000 हो जाएगा। पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये वाला अमाउंट हो जाएगा कितना देखा मैंने, 5,25,000 था शायद, हाँ 5,25,000, ये लेस हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर 5,25,000 हो गया। इसके बाद कैश कैश कैश, हाँ यहाँ पर एक है डिवेंचर होल्डर को 1,07,500, बस इतना ही, 1,07,500 पेड टू डिवेंचर होल्डर, पेड टू डिवेंचर होल्डर 1,07,500। देखते कितना है, 2,80,000 प्लस 5,55,000 माइनस 525 माइनस 1,07,500। अच्छा 202500, ठीक है 202500 ये आ गया। ठीक है, देखो यही आया था। वहां पर बैलेंस करके, मतलब बैलेंस नहीं करना है, जस्ट हम लिख रहे थे तो लिख दिया मैंने। यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये टोटल इस तरह से होगा। इसको तुम लोग चाहो तो और भी अच्छे लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिख दिया है। अच्छा, और ठीक है, यहाँ पर हम लोग का कौन सा हो गया, एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया अभी भी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 हुआ शायद, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और ये 2 था। अच्छा देखो, तो फिर एक काम करते, 3 वाला भी आसान ही होगा, उसी तरह का है, तुम लोग खुद से करके देख सकते हो। 3 और एक इलास्ट्रेशन 5 है, ये दो होमवर्क रखते हैं, ये दो नेक्स्ट क्लास में करने के बाद हम लोग जो है कुछ और चैप्टर लाइक कैश फ्लो वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते। ম্যাম এই চ্যাপ্টার গুলো কোনো থিওরি